बहुत पहले 14वीं से 16वीं सदी के बीच एक शक्तिशाली शहर और साम्राज्य था जिसे विजयनगरा कहा जाता था, जिसका मतलब होता है सिटी ऑफ विक्ट्री यानी विजय का शहर। विजयनगरा नाम का इस्तेमाल कैपिटल सिटी और उस एम्पायर दोनों के लिए होता था जो वहीं से रूल होता था। इस साम्राज्य की स्थापना 14th सेंचुरी में हुई थी और अपने शिखर पर ये कृष्णा नदी नॉर्थ से लेकर दक्षिण भारत के अंतिम छोर तक फैला हुआ था। लेकिन 1565 में इस शहर पर हमला हुआ, इसे लूट लिया गया और पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। इसके बाद धीरे धीरे ये शहर छोड़ दिया गया। 17th और 18th सेंचुरी तक ये पूरी तरह से खंडहर बन चुका था। शहर के मिट जाने के बावजूद ये कृष्णा और तुंगाभद्रा नदियों के बीच रहने वाले लोगों की यादों में जिंदा रहा। लोग इसे हम्पी के नाम से याद रखते थे, जो कि पंपा देवी, एक स्थानीय माँ देवी के नाम से निकला था, जिनकी वहाँ पूजा होती थी। समय के साथ ये ओरल मेमोरीज और साथ ही पुरातात्विक अवशेष जैसे मॉन्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शंस और अन्य हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ने मिलकर इतिहासकार को विजयनगरा के इस खोए हुए साम्राज्य को दोबारा खोजने में मदद की। हम्पी के खंडहर पहली बार 1800 में ज़्यादा लोगों के सामने आए, जब एक इंजीनियर और एंटीक्वेरियन कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने इन्हें डिस्कवर किया। वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करते थे और उन्होंने इस जगह का पहला डिटेल्ड सर्वे मैप तैयार किया। उन्होंने जो शुरुआती जानकारी इकट्ठी की, उसका ज़्यादातर हिस्सा विरूपाक्षा मंदिर के पुजारियों और पंपा देवी के श्राइन के लोगों की यादों और कहानियों से आया। बाद में 1856 के बाद फोटोग्राफर्स ने मॉन्यूमेंट्स की तस्वीरें लेना शुरू किया, जिससे स्कॉलर्स को उनकी स्ट्रक्चर और डिज़ाइन को और अच्छी तरह समझने का मौका मिला। इससे भी पहले 1836 में एपिग्राफिस्ट ने हम्पी और आसपास के मंदिरों में मिलने वाली कई इंस्क्रिप्शंस को कलेक्ट और स्टडी करना शुरू कर दिया था। इतिहासकारों ने इन सब जानकारियों को विदेशी यात्रियों के ट्रैवल अकाउंट्स और तेलुगु, कन्नड़, तमिल और संस्कृत साहित्य के साथ जोड़कर शहर और एम्पायर का इतिहास तैयार किया। कॉलिन मैकेंजी, जो 1754 में पैदा हुए थे, एक मशहूर इंजीनियर, सर्वेयर और मैप मेकर बन गए। 1815 में उन्हें इंडिया का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया और ये पद उन्होंने अपनी मृत्यु 1821 तक संभाला। मैकेंजी का मानना था कि भारत के पास्ट, खासकर विजयनगरा जैसे प्राचीन राज्यों का अध्ययन करने से ब्रिटिश को कॉलोनी पर ज़्यादा अच्छे से शासन करने में मदद मिलेगी। इसी उद्देश्य से उन्होंने लोकल हिस्ट्रीज इकट्ठी की और हिस्टोरिकल साइट्स का सर्वे किया। उनका विश्वास था कि साउथ इंडिया ब्रिटिश रूल से पहले खराब प्रबंधन के कारण पिछड़ गया था और पुरानी इंस्टीट्यूशंस, कानून और कस्टम्स का ज्ञान ईस्ट इंडिया कंपनी को बेहतर गवर्नेंस में मदद करेगी। बाद में बनाई गई पेंटिंग्स में मैकेंजी को उनके इंडियन असिस्टेंट्स के साथ दिखाया गया, जैसे पियोन्स, ब्राह्मणा स्कॉलर्स और एक जैना पंडित, जो ये बताता है कि कॉलोनियल नॉलेज काफ़ी हद तक लोकल लोगों पर निर्भर था। आज के इतिहासकार इसे विजयनगरा एम्पायर कहते हैं, लेकिन उस समय के लोग इसे कर्नाटका साम्राज्य के नाम से जानते थे। परंपरागत कहानियों और इंस्क्रिप्शंस के अनुसार विजयनगरा एम्पायर की स्थापना 1336 में दो भाइयों हरिहरा और बुक्का ने की थी। इस साम्राज्य में अलग अलग रीजन्स के लोग शामिल थे, जो विभिन्न भाषाएं बोलते थे और अलग अलग धर्मों को मानते थे। नॉर्थ में विजयनगरा के रूलर्स का लगातार टकराव डेक्कन सुल्तान्स और ओडिशा के गजपति रूलर्स जैसे शक्तिशाली पड़ोसियों से होता रहता था। इन सब का उद्देश्य उपजाऊ नदी घाटियों और ओवरसीज ट्रेड से आने वाली दौलत पर कब्जा जमाना था। साथ ही ये सब राज्य एक दूसरे से प्रभावित भी होते थे, खासकर आर्किटेक्चर के मामले में। विजयनगरा के शासकों ने दूसरे रीजन से बिल्डिंग आइडियाज और टेक्निक्स लीं और उन्हें अपनी ही एक भव्य शैली में विकसित किया। कई ऐसे क्षेत्र जो बाद में विजयनगरा एम्पायर का हिस्सा बने, पहले ही शक्तिशाली राज्यों के अधीन थे, जैसे तमिलनाडु के चोला और कर्नाटक के होयसला। इन पुराने शासकों ने बृहदीश्वर मंदिर तंजौर और चिन्नकेशवा मंदिर बेलूर जैसे शानदार मंदिरों का निर्माण करवाया था। विजयनगरा के शासक, जो अपने आप को रायास कहते थे, इन मंदिर निर्माण परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए और भी बड़े और भव्य स्तर पर ले गए। इस दौर में युद्ध काफी हद तक कैवलरी पर निर्भर करता था, इसलिए अच्छे घोड़े राज्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। क्योंकि भारत में घोड़े आसानी से उपलब्ध नहीं थे, इसलिए उन्हें अरब और सेंट्रल एशिया से इंपोर्ट किया जाता था। शुरुआत में ये ट्रेड ज़्यादातर अरब व्यापारियों के हाथ में था, लेकिन कुदिराई चट्टीज यानी इंडियन घोड़ा व्यापारी भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। 1498 के बाद जब पोर्चुगीज भारत के पश्चिमी तट पर आए, तब सिचुएशन और बदल गई। उन्होंने ट्रेडिंग और मिलिट्री सेंटर स्थापित किए और अपनी एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी, खासकर गन्स और मस्किट्स की वजह से काफ़ी शक्तिशाली बन गए। इससे उस समय की कॉम्प्लेक्स पॉलिटिक्स पर उनका प्रभाव बढ़ने लगा। विजयनगर अपने भरे भरे बाजारों के लिए मशहूर था, जहां मसाले, कपड़े और कीमती रत्न बिकते थे। ट्रेड को ऐसे शहरों के लिए प्रेस्टीज का प्रतीक माना जाता था, क्योंकि वहां रहने वाले अमीर लोग जूल्स और दूर दूर के देशों से आने वाली लग्जरी चीजें मांगते थे। ट्रेड से मिलने वाली आय ने एम्पायर की समृद्धि को काफी बढ़ा दिया।
विजयनगरा के सबसे मशहूर शासक कृष्णदेवराय 1509 टू 1529 ने तेलुगु में स्टेट क्राफ्ट पर एक किताब अमुक्ता मल्यादा लिखी। इस ग्रंथ में उन्होंने बताया कि एक मजबूत स्टेट के लिए व्यापारिक कितने महत्वपूर्ण हैं। उनका कहना था कि एक राजा को अपने पोर्ट्स को बेहतर बनाना चाहिए ताकि घोड़े, हाथी, कीमती रत्न, मोती और चंदन जैसे महत्वपूर्ण सामान आसानी से इंपोर्ट किए जा सकें। उनका यह भी विचार था कि जो विदेशी नाविक तूफान, बीमारी या थकान के कारण आ जाते हैं, उनके साथ दया और सम्मान से व्यवहार होना चाहिए। कृष्णदेवराय ने सलाह दी कि जो विदेशी व्यापारी अच्छे घोड़े और हाथी लाते हैं, उन्हें उपहार, राजा के साथ नियमित मीटिंग्स और उचित मुनाफा कमाने के अवसर दिए जाने चाहिए। इस तरह राजा ये सुनिश्चित कर सकता था कि ये महत्वपूर्ण संसाधन कभी भी उसके दुश्मनों को उपलब्ध ना हो। जैसे जैसे विजयनगरा एम्पायर ज्यादा शक्तिशाली होता गया, वैसे वैसे साम्राज्य के अंदर कई लोग पावर क्लेम करने लगे। इनमें रॉयल फैमिली के सदस्य और शक्तिशाली मिलिट्री कमांडर्स शामिल थे। एम्पायर की पहली रूलिंग फैमिली संगमा डायनेस्टी के नाम से जानी जाती थी, जो 1485 तक सत्ता में रही। इसके बाद सत्ता सालोवाज नाम के मिलिट्री कमांडर्स के एक ग्रुप के हाथ में चली गई, जिन्होंने 1503 तक शासन किया। बाद में उनकी जगह तुलवा डायनेस्टी ने ले ली। विजयनगरा के सबसे महान शासकों कृष्णदेवराय इसी तुलवा डायनेस्टी से संबंधित थे। कृष्णदेवराय के शासनकाल को साम्राज्य का गोल्डन एज माना जाता है। उनका राज्यकाल टेरिटोरियल एक्सपेंशन और मजबूत सेंट्रल कंट्रोल दोनों के लिए मशहूर रहा। उनके समय में तुंगाभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि, जिसे रायचूर दोआब कहा जाता था, 1512 में जीत लिया गया। 1514 में ओडिशा के शासकों को हराया गया और 1520 में बीजापुर के सुल्तान को विजयनगरा के हाथों एक बड़ी सैन्य हार का सामना करना पड़ा। भले ही राज्य हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहता था और एक मजबूत सेना रखता था, लेकिन ये दौर कम युद्ध, शांति और अपार समृद्धि का दौर था। ट्रेड फूला भला, कृषि का विकास हुआ और साम्राज्य बेहद धनी हो गया। कृष्णदेवराय एक महान निर्माता भी थे। उन्होंने कई सुंदर मंदिरों का निर्माण करवाया और दक्षिण भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में ऊंचे और प्रभावशाली गोपुरम जुड़वाए। उन्होंने राजधानी के पास एक नया शहर बसाया और उसे अपनी मां के सम्मान में नागलापुरम नाम दिया। विजयनगर शहर के बारे में यात्रियों द्वारा लिखे गए सबसे विस्तारित वर्णन इसी दौर या उनके शासन के तुरंत बाद के हैं, जो ये दिखाते हैं कि अपने शिखर पर शहर कितना भव्य और समृद्ध था। 1529 में कृष्णदेवराय की मृत्यु के बाद साम्राज्य में धीरे धीरे समस्याएं उभरने लगी। उनके उत्तराधिकारी शक्तिशाली नायकों पर नियंत्रण नहीं रख पाए, जो अलग अलग क्षेत्रों पर शासन करने वाले मिलिट्री चीफ्स थे। ये नायका अक्सर केंद्रीय सत्ता के खिलाफ बगावत कर देते थे और उन्हें सैनिक बल के जरिए दोबारा नियंत्रण में लाना पड़ता था। 1542 तक केंद्र में असली शक्ति एक नई रूलिंग फैमिली अरविडू डायनेस्टी के हाथ में चली गई, जो 17वीं सेंचुरी के अंत तक शासन करती रही। इस दौर में विजयनगरा के शासकों और डेक्कन सुल्तानत्स के बीच लगातार सैन्य प्रतिस्पर्धा चलती रही। अलायंसेस बार बार बदलते रहते थे, क्योंकि दोनों पक्ष एक दूसरे पर बढ़त हासिल करना चाहते थे। आखिरकार ये प्रतिस्पर्धा एक खतरनाक स्थिति तक पहुंच गई। बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा के सुल्तानेट्स ने मिलकर विजयनगरा के खिलाफ एकजुट अलायंस बना लिया। 1565 में विजयनगरा के चीफ मिनिस्टर रामा राया ने सेना का नेतृत्व करते हुए राक्षसी तंगड़ी, जिसे बैटल ऑफ तालीकोटा भी कहा जाता है, में युद्ध लड़ा। इस युद्ध में सुल्तानत्स की संयुक्त सेना ने विजयनगरा की सेना को पूरी तरह से हरा दिया। जीत के बाद सुल्तानत्स की सेनाओं ने विजयनगर शहर में घुसकर निर्मम लूटपाट और विनाश किया। सिर्फ कुछ ही सालों में एक समय का इतना वैभवशाली शहर पूरी तरह से छोड़ दिया गया। इस विनाश के बाद साम्राज्य का केंद्र पूर्व की तरफ शिफ्ट हो गया, जहां अराविडू शासकों ने पहले पेनुकोंडा और बाद में वर्तमान तिरुपति के पास चंद्रगिरी से शासन किया। ये सच है कि शहर के विनाश के लिए सुल्तानत जिम्मेदार थे, लेकिन विजयनगरा शासकों और डेक्कन सुल्तानत्स के बीच संबंध हमेशा दुश्मनी भरे नहीं थे। धार्मिक अंतर हमेशा संघर्ष का कारण नहीं बनते थे। उदाहरण के लिए, कृष्णदेवराय ने सुल्तानत्स के अंदर सत्ता के कुछ दावेदारों का समर्थन किया और गर्व से यवना राज्य का स्थापनाकर्ता का टाइटल अपनाया। इसी तरह कृष्णदेवराय की मृत्यु के बाद बीजापुर के सुल्तान ने विजयनगरा में उत्तराधिकार विवादों को सुलझाने में हस्तक्षेप किया। वास्तव में दोनों पक्ष राजनीतिक स्थिरता चाहते थे। अंतिम विनाश का मुख्य कारण रामा राया की जोखिम भरी नीति थी, जिसमें वो एक सुल्तान को दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करते रहे और अंत में इसने सभी सुल्तानत्स को उनके खिलाफ एकजुट होने पर मजबूर कर दिया। विजयनगरा एम्पायर के अंदर असली शक्ति सिर्फ राजा के हाथ में नहीं थी। कई मिलिट्री चीफ्स किलों पर नियंत्रण रखते थे और अपने हथियारबंद फॉलोअर्स को कमांड करते थे। ये चीफ्स अक्सर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में घूमते रहते थे और कई बार किसान भी उनके साथ साथ उपजाऊ जमीन की तलाश में सफर करते थे। इन मिलिट्री नेताओं को नायका कहा जाता था और इनमें से अधिकतर तेलुगु या कन्नड़ बोलते थे। भले ही कई नायका विजयनगरा के राजाओं की सत्ता को स्वीकार करते थे, लेकिन वो अक्सर बगावत कर देते थे और उन्हें सैनिक बल के जरिए दोबारा नियंत्रण में लाना पड़ता था।
साम्राज्य की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक व्यवस्थाओं में से एक अमरा नायका सिस्टम था। माना जाता है कि ये व्यवस्था पहले दिल्ली सल्तनत द्वारा इस्तेमाल की गई इक्ता सिस्टम से प्रेरित थी। इस व्यवस्था के तहत अमरा नायका ऐसे मिलिट्री कमांडर्स थे जिन्हें राजा यानी राया के द्वारा शासन के लिए निश्चित क्षेत्र दिए जाते थे। ये कमांडर्स अपने इलाकों में रहने वाले किसानों, कारीगरों और व्यापारियों से टैक्स और अन्य भुगतान वसूलते थे। इस आय का कुछ हिस्सा नायका अपने व्यक्तिगत खर्च के लिए रखते थे और बाकी का इस्तेमाल राज्य की आवश्यकता के अनुसार सिपाही, घोड़े और हाथी रखने के लिए किया जाता था। ये सैनिक बल विजयनगरा सेना की रीढ़ की हड्डी था और इसी के बल पर राजा लगभग पूरे दक्षिण भारत पर नियंत्रण रख पाते थे। वसूल की गई रकम का कुछ हिस्सा मंदिरों और सिंचाई व्यवस्थाओं के रखरखाव पर भी खर्च होता था, जिससे कृषि को सहारा मिलता था। हर साल अमारा नायकाज राजा को ट्रिब्यूट भेजते थे और अपनी वफादारी दिखाने के लिए उपहारों के साथ राज दरबार में स्वयं हाजिर होते थे। किसी एक नायका को बहुत ज्यादा शक्तिशाली होने से रोकने के लिए राजा कभी-कभी उन्हें एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ट्रांसफर कर देता था। लेकिन समय के साथ, खासकर 17वीं सेंचुरी में, कई नायकाज बहुत शक्तिशाली हो गए और उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। उन्होंने मदुराई, थंजावुर, इकेरी और मैसूर जैसे स्थानों पर अपने अलग राज्य स्थापित कर लिए। नायकों की ये बढ़ती स्वतंत्रता केंद्रीय सत्ता को कमजोर करती चली गई और अंत में विजयनगरा के इंपीरियल सिस्टम के पतन का कारण बनी। बाकी सभी महान राजधानियों की तरह विजयनगर शहर का अपना एक अलग और विशेष लेआउट और कंस्ट्रक्शन स्टाइल था। ये शहर बिना किसी प्लानिंग के रैंडम तरीके से नहीं बना था, बल्कि इसे सोच समझकर प्लान किया गया था, जहां अलग-अलग एरियाज को अलग-अलग उद्देश्यों के लिए तय किया गया था। जब इतिहासकार और पुरातत्वविद शहर के प्लान का अध्ययन करते हैं, तो उन्हें कई बड़े-बड़े जोन्स साफ तौर पर पहचान में आते हैं। शहर के सेंट्रल हिस्सा में उन्हें ऐसे चैनल्स दिखाई देते हैं जो सीधे नदी से जुड़े हुए थे, जो ये बताते हैं कि पानी को शहर के अंदर कैसे लाया जाता था। वो ये भी देख पाते हैं कि एक के अंदर एक कई स्तरों में बनी फोर्टिफिकेशन वॉल्स मौजूद थीं, और हैरानी की बात यह है कि शहर का सेक्रेट सेंटर भी मजबूत दीवारों से सुरक्षित था। विजयनगर की कई विशेषताएं आज के मॉडर्न शहरों से तुलना करने पर काफ़ी अलग और अनोखी लगती हैं। विदेशी यात्री खासकर इसके बागीचों, झीलों और जलाशयों को देखकर बहुत प्रभावित हुए, जिन्हें सौंदर्य, समृद्धि और अच्छी प्लानिंग का प्रतीक माना जाता था। डोमिंगो पेज, एक पुर्तगाली यात्री ने शहर को बहुत बड़ा और बेहद सुंदर बताया। उसके मुताबिक शहर इतना विशाल था कि उसे एक ही जगह से पूरी तरह से देखना मुमकिन नहीं था। जब वो पास की एक पहाड़ी पर चढ़ा, तब उसे शहर का एक बड़ा हिस्सा दिखाई दिया, जो कई पहाड़ी श्रृंखलाओं के बीच फैला हुआ था। उसके लिए विजयनगर रोम जितना बड़ा लग रहा था। उसने शहर के पेड़ों के झुंड, घरों के अंदर बने बागीचों, बहते हुई पानी के चैनल्स और झीलों की बहुत प्रशंसा की। उसने ये भी लिखा कि राजा के महल के पास नारियल के बगीचे और कई फल देने वाले पेड़ थे, जो राजधानी की समृद्धि और सुंदरता को और बढ़ाते थे। इतिहासकारों ने विजयनगर के बारे में जानकारी कई स्रोतों से हासिल की है। राजाओं और नायकों द्वारा छोड़ी गई बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस मिली हैं, जिनमें मंदिरों को दिए गए दान और महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र है। कई विदेशी यात्रियों ने भी शहर का दौरा किया और विस्तृत वर्णन लिखे। सबसे पहले आने वालों में निकोलो दी कॉन्टी, इटली का व्यापारी, अब्दुल रज़ाक, पर्शिया का राजदूत, और अफनासी निकितन, रशिया का व्यापारी शामिल थे, जो 15वीं सेंचुरी में आए थे। 16वीं सेंचुरी में डुआर्ते बारबोसा, डोमिंगो पेज और फर्नाओ नूनेज़ जैसे पुर्तगाली यात्रियों ने शहर के और भी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस दिए। विजयनगर की सबसे प्रभावशाली विशेषताओं में से एक थी इसका वाटर रिसोर्सेज का इंटेलिजेंट उपयोग। ये शहर एक नेचुरल बेसिन में स्थित था, जो तुंगभद्रा नदी के कारण बना था, जो नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में बहती थी। शहर के चारों तरफ सुंदर ग्रेनाइट की पहाड़ियां थीं, जो एक प्राकृतिक सुरक्षा चक्र बनाती थीं। इन पथरीली पहाड़ियों से कई छोटी धाराएं नदी की तरफ बहकर जाती थीं। इस पानी का सही उपयोग करने के लिए स्ट्रीम्स पर बांध बनाए गए, जिससे अलग-अलग साइज के रिजर्वॉयर्स तैयार हुए। क्योंकि एक क्षेत्र पेनिनसुला के सबसे सूखे हिस्सों में से एक था, इसलिए बारिश के पानी को संग्रह करना और उसे शहर तक पहुंचाना बहुत ध्यान से किया जाता था। सबसे महत्वपूर्ण रिजर्वॉयर कमलापुरम टैंक था, जो 15वीं सेंचुरी के शुरुआती हिस्सों में बनाया गया था। इस टैंक का पानी पास के खेतों की सिंचाई के लिए और चैनल्स के जरिए रॉयल सेंटर तक ले जाया जाता था। एक और बड़ा जल संरचना था हिरिया कनाल, जो तुंगभद्रा नदी पर बने बांध से पानी लाता था। ये कनाल सेक्रेट सेंटर और अर्बन कोर के बीच स्थित उपजाऊ घाटी को सिंचित करता था।
इतना विशाल कनाल सिस्टम शायद संगमा डायनेस्टी के समय बनाया गया था। विजयनगर के फोर्टिफिकेशंस भी उतने ही शानदार थे। शहर के अंदर जाने से पहले ही यात्री हर तरफ फैली हुई विशाल दीवारों को देखकर हैरान हो जाते थे। अब्दुल रज़्ज़ाक, पर्शिया का राजदूत, ने लिखा कि शहर के चारों तरफ 7 स्तरों में फोर्टिफिकेशन वॉल्स थीं। ये दीवारें सिर्फ शहर को ही नहीं बल्कि खेती की जमीन और जंगलात को भी घेरकर सुरक्षित करती थीं। सबसे बाहरी दीवार आसपास की पहाड़ियों को जोड़ती थी। दीवारें बड़े बड़े पत्थर के ब्लॉक से बनी थीं, बिना मोर्टार या सीमेंट के। पत्थर वेज शेप्ड होते थे ताकि एक दूसरे में फिट हो जाएं, जबकि दीवार के अंदर का हिस्सा मिट्टी और रबल से भरा होता था। चौकोर और आयताकार बास्टियंस बाहर की तरफ निकले हुए थे, जो फोर्टिफिकेशंस को और मजबूत बनाते थे। विजयनगर के फोर्टिफिकेशंस को जो चीज़ अनोखा बनाती थी, वो ये थी कि खेती की ज़मीन भी दीवारों के अंदर शामिल थी। अब्दुल रज़्ज़ाक ने लिखा कि पहली कुछ दीवारों के बीच खेती, बागीचे और घर मौजूद थे। डोमिंगो पेज ने भी देखा कि शहर में प्रवेश से पहले ही व्यक्ति को चावल के बड़े खेत, बागीचे और झीलों से भरे इलाकों से गुजरना पड़ता था। आज के पुरातत्वविदों ने इन बातों की पुष्टि की है और सेक्रेट सेंटर और अर्बन कोर के बीच खेती के प्रमाण ढूंढे हैं, जो तुंगभद्रा से पानी लेने वाले कॉम्प्लेक्स कनाल सिस्टम पर निर्भर थे। खेती की जमीन को फोर्ट के अंदर रखने का कारण स्ट्रेटेजिक था। मध्यकालीन युद्धों में हमलावर अक्सर किसी शहर को महीनों या सालों तक घेर कर भूख मारने की कोशिश करते थे। अक्सर राजा किलों के अंदर अनाज के भंडार रखते थे। लेकिन विजयनगर के शासकों ने एक और एडवांस्ड और महंगा तरीका अपनाया, खेतों को ही सुरक्षित करना, ताकि लंबे घेराव के दौरान भी लगातार भोजन की सप्लाई बनी रहे। बाहरी दीवारों के अंदर दूसरी फोर्टिफिकेशन मेन अर्बन एरिया को घेर लेती थी और तीसरी दीवार रॉयल सेंटर के इर्द गिर्द बनी थी। रॉयल सेंटर के अंदर अलग अलग महत्वपूर्ण इमारतें भी अपनी अपनी ऊंची दीवारों से सुरक्षित थीं। शहर में प्रवेश सख्त पहरेदार गेटवेज से होता था, जो विजयनगर को मुख्य सड़कों से जोड़ते थे। ये गेटवेज महत्वपूर्ण आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स थे और अक्सर तय करते थे कि कौन किस एरिया में जा सकता है। कुछ गेटवेज पर दिखने वाले आर्चेज और डोम्स टर्किश सुल्तानों द्वारा लाई गई आर्किटेक्चरल स्टाइल से प्रभावित थे। कला इतिहासकार इस शैली को इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर कहते हैं, क्योंकि ये इस्लामिक फीचर्स और स्थानीय भारतीय परंपराओं के मेल से विकसित हुई थी। पुरातत्वविदों ने शहर के अंदर और बाहर की सड़कों का अध्ययन गेटवेज और स्टोन पेवमेंट्स के जरिए किया। सड़कें आमतौर पर घाटियों के साथ साथ चलती थीं और पथरीली जमीन से बचती थीं। कई महत्वपूर्ण सड़कें मंदिरों के गेटवेज से शुरू होती थीं और उनके दोनों तरफ भीड़-भाड़ वाले बाजार लगे होते थे, जो ये दिखाता है कि धर्म और व्यापार एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए थे। जब व्यक्ति अर्बन कोर की तरफ बढ़ता है, तो हैरानी होती है कि साधारण लोगों के घरों के बहुत कम पुरातात्विक प्रमाण मिलते हैं। हाँ, चीनी पोर्सिलेन जैसी खोजों से पता चलता है कि कुछ इलाके अमीर व्यापारियों के कब्जे में थे, खासकर नॉर्थ ईस्टर्न अर्बन कोर में। इसी क्षेत्र में एक मुस्लिम रेजिडेंशियल एरिया भी था। यहाँ मिले मकबरे और मस्जिदें अलग अलग धार्मिक उद्देश्यों के लिए थीं, लेकिन उनकी आर्किटेक्चरल स्टाइल हम्पी के मंदिरों के मंडपास से काफ़ी मिलती जुलती थी। पुर्तगाली यात्री डुआर्ते बारबोसा ने आम लोगों के घरों का वर्णन किया जो आज मौजूद नहीं है। उसने लिखा कि अधिकतर घर छप्पर वाले थे, लेकिन मजबूत और अच्छे से बने हुए थे और व्यवसायों के अनुसार व्यवस्थित थे, जिससे लंबे स्ट्रीट पैटर्न्स और काफ़ी ओपन स्पेसेस बनते थे। पुरातात्विक सर्वेज ये भी बताते हैं कि शहर में कई छोटे श्राइन्स और मंदिर थे, जो दिखाता है कि अलग अलग समुदाय विविध धार्मिक परंपराओं का पालन करते थे। इन सर्वेज से ये भी पता चलता है कि कुएं, बारिश के पानी के टैंक्स और मंदिर के टैंक्स आम लोगों के लिए पानी के मुख्य स्रोत थे। विजयनगर का रॉयल सेंटर शहर के साउथ वेस्टर्न हिस्सा में स्थित था। नाम भले ही रॉयल सेंटर था, लेकिन यह सिर्फ महलों तक सीमित नहीं था। वास्तव में इस क्षेत्र में 60 से अधिक मंदिर मौजूद थे। इससे साफ पता चलता है कि शासक मंदिर पूजा और धार्मिक संप्रदायों को समर्थन देना बहुत महत्वपूर्ण समझते थे। इन मंदिरों में पूजे जाने वाले देव देवियों से अपना संबंध जोड़कर राजा लोग अपनी सत्ता को मजबूत और लोगों की नज़रों में वैधता देने की कोशिश करते थे। पुरातत्वविदों ने इस रॉयल एरिया में लगभग 30 बड़े बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेस पहचाने हैं, जिन्हें महल माना जाता है। ये संरचनाएं काफी विशाल थीं, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि इनका इस्तेमाल धार्मिक क्रियाओं के लिए होता था। इन महलों और मंदिरों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर निर्माण में इस्तेमाल की गई सामग्री का था। मंदिर पूरी तरह पत्थर से बने होते थे, इसलिए लंबे समय तक टिक गए, जबकि रॉयल और अन्य सेक्युलर बिल्डिंग्स के ऊपर के हिस्से लकड़ी जैसे मटेरियल से बने थे, जो समय के साथ नष्ट हो गए।
रॉयल सेंटर की कुछ संरचनाओं को आज उनके आकार या संभावित कार्य के आधार पर दिए गए नामों से जाना जाता है। ऐसी ही एक संरचना को अक्सर किंग्स पैलेस कहा जाता है। ये रॉयल सेंटर का सबसे बड़ा एनक्लोज्ड एरिया है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस बात का कोई पक्का प्रमाण नहीं मिलता कि ये वास्तव में राजा का निवास था। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर दो बेहद प्रभावशाली प्लेटफॉर्म्स हैं, जिन्हें आमतौर पर ऑडियंस हॉल और महानवमी डिब्बा कहा जाता है। पूरा कॉम्प्लेक्स ऊंची डबल वॉल्स से घिरा हुआ है और दोनों दीवारों के बीच एक सड़क चलती है, जो इस क्षेत्र की सोची समझी प्लानिंग को दिखाता है। ऑडियंस हॉल एक ऊंचे पत्थर के मंच के रूप में बना था, जिसमें बराबर दूरी पर छेद बने हुए हैं, जहां कभी लकड़ी के पिलर्स लगे होते थे। ये पिलर्स ऊपर के एक फ्लोर को संभालते थे, जहां तक सीढ़ियों के जरिए पहुंचा जा सकता था। क्योंकि पिलर्स एक दूसरे के काफी पास लगे थे, इसलिए खुली जगह कम थी और इतिहासकार आज भी इस हॉल के एग्जैक्ट पर्पस को लेकर श्योर नहीं है। महानवमी डिब्बा शहर के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक पर स्थित है और विजयनगर की सबसे प्रभावशाली संरचनाओं में गिना जाता है। ये एक बहुत बड़ा पत्थर का प्लेटफॉर्म है, जो लगभग 11,000 स्क्वायर फीट क्षेत्रफल में फैला हुआ है और करीब 40 फीट ऊंचा है। प्रमाण मिलते हैं कि इसके ऊपर कभी लकड़ी की संरचना बनी हुई थी। प्लेटफॉर्म का बेस सुंदर तरह से सजाया गया है, जिसमें इंसानों, जानवरों और जुलूसों के दृश्यों को दिखाने वाली पत्थर की नक्काशी की गई है। इस संरचना से जुड़े रिचुअल्स शायद उस बड़े हिंदू त्योहार से संबंधित थे, जो सितंबर-अक्टूबर के महीनों में मनाया जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में इस त्योहार को अलग नामों से जाना जाता है। नॉर्थ इंडिया में दशहरा, बंगाल में दुर्गा पूजा और साउथ इंडिया में नवरात्रि या महानवमी। इस अवसर पर विजयनगर के राजा अपनी शक्ति, समृद्धि और अधीन शासकों पर अपना अधिकार प्रदर्शित करते थे। त्योहार के दौरान कई भव्य समारोह होते थे। इनमें देवताओं की पूजा, राजघोड़े की पूजा और भैंसों और अन्य जानवरों की बलि शामिल थी। साथ ही नृत्य, कुश्ती के मुकाबले और सजाए गए घोड़ों, हाथियों, रथों और सैनिकों के शानदार जुलूस निकाले जाते थे। महत्वपूर्ण नायक और अधीन राज्यों के राजा उपहार और ट्रिब्यूट के साथ शासक के सामने हाजिर होते थे, अपनी वफादारी दिखाने के लिए। त्योहार के अंतिम दिन राजा अपनी सेना और नायकों की सेना के साथ एक बड़े खुले मैदान में सैनिक निरीक्षण करता था, जिससे ये पूरा आयोजन सैन्य शक्ति और राजसी सत्ता का जबरदस्त प्रदर्शन बन जाता था। कुछ विद्वान हालांकि इस बात पर सवाल उठाते हैं कि आज जो महानवमी डिब्बा बचा हुआ है, वही इन सभी समारोहों का मुख्य केंद्र था या नहीं। उनका कहना है कि प्लेटफॉर्म के आसपास की जगह इतनी कम लगती है कि इतने बड़े जुलूस सैनिकों, जानवरों और भीड़ को संभाल सके। रॉयल सेंटर की वहीं अन्य संरचनाओं की तरह महानवमी डिब्बा का एग्जैक्ट कार्य आज भी एक रहस्य बना हुआ है। रॉयल सेंटर की एक और बेहद सुंदर इमारत है लोटस महल। इस नाम को 19वीं शताब्दी के ब्रिटिश यात्रियों ने दिया था, क्योंकि इसकी नाजुक और सुंदर बनावट उन्हें कमल के फूल जैसी लगती थी। नाम भले ही कवितात्मक हो, लेकिन इतिहासकार इस बात को लेकर पूरी तरह निश्चित नहीं है कि इस इमारत का असली इस्तेमाल क्या था। कॉलिन मैकेंजी द्वारा बनाए गए एक पुराने मैप से संकेत मिलता है कि ये शायद काउंसिल चेंबर थी, जहां राजा अपने मंत्रियों और सलाहकारों से मिलता था। इस इमारत में आर्किटेक्चरल स्टाइल्स का मिश्रण दिखाई देता है, खासकर इंडो इस्लामिक टेक्निक से प्रेरित आर्चेस का इस्तेमाल। कभी इस पर 9 टावर्स थे, एक बीच में ऊंचा और बाकी 8 छोटे टावर्स साइड्स पर। लोटस महल के पास ही एक और बड़ी संरचना है, जिसे परंपरा के तौर पर एलिफेंट स्टेबल्स कहा जाता है। इसमें डोम्ड चेंबर्स की एक लंबी कतार और भव्य आर्चेस बने हुए हैं। आमतौर पर माना जाता है कि यहाँ हाथी रखे जाते थे, लेकिन इतिहासकार इस पर बहस करते हैं, क्योंकि इस इमारत का डिज़ाइन जानवरों के लिए प्रैक्टिकल कम और सेरेमोनियल ज़्यादा लगता है। जबकि विजयनगर के अधिकतर मंदिर सेक्रेड सेंटर में स्थित थे, कई महत्वपूर्ण मंदिर रॉयल सेंटर के अंदर भी बने हुए हैं। इनमें से सबसे प्रभावशाली है हजारा राम मंदिर, जो शायद राजा और उनके परिवार की निजी पूजा के लिए बनाया गया था। मंदिर के अंदर की मुख्य मूर्तियां अब मौजूद नहीं हैं, लेकिन मंदिर की दीवारों पर अब भी बेहद सुंदर नक्काशी बनी हुई है। ये कार्विंग्स रामायण के दृश्यों को दिखाती हैं, जो मंदिर को इस महाकाव्य की पत्थर की कहानी पुस्तक बना देती हैं। बैटल ऑफ तालीकोटा के बाद जब विजयनगर नष्ट हुआ, तो इसकी कई भव्य संरचनाओं को भारी नुकसान पहुंचा। फिर भी भव्य महलों के निर्माण की परंपरा पूरी तरह खत्म नहीं हुई। बाद में अलग अलग क्षेत्रों पर शासन करने वाले नायकों ने इन परंपराओं को आगे बढ़ाया। उनके द्वारा बनाए गए कई महल और इमारतें आज भी बची हुई हैं, जिनके जरिए हम आज भी विजयनगर की शानदार आर्किटेक्चरल विरासत की झलक देख सकते हैं। अब हम विजयनगर के उत्तरी रॉकी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। ये एरिया शहर का सबसे पवित्र हिस्सा माना जाता था। स्थानीय परंपराओं के मुताबिक ये रॉकी पहाड़ियां रामायण में वर्णित वली और सुग्रीव के वानर राज्य का घर थीं।
कुछ अन्य कहानियां कहती हैं कि पंपा देवी, जो एक स्थानीय मदर गॉडेस थीं, ने इन पहाड़ियों में कठोर तपस्या की थी ताकि वो विरूपाक्ष से विवाह कर सकें। विरूपाक्ष को राज्य का रक्षक देवता माना जाता था और उन्हें भगवान शिव का एक रूप भी समझा जाता है। आज भी विरूपाक्ष मंदिर में इस दिव्य विवाह का उत्सव हर साल मनाया जाता है। इन हिंदू परंपराओं के साथ साथ इस क्षेत्र में विजयनगर काल से पहले बने जैन मंदिर भी मिलते हैं। ये दिखाता है कि ये रीजन काफी लंबे समय से अलग अलग पवित्र विश्वासों से जुड़ा रहा है। इस क्षेत्र में मंदिर निर्माण की परंपरा बहुत पुरानी थी। पल्लवा, चालुक्य, होयसला और चोला जैसे पहले के राजवंशों ने मंदिर निर्माण को प्रोत्साहन दिया था। राजा मंदिर निर्माण को इसलिए बढ़ावा देते थे क्योंकि इससे उनका दिव्य शक्ति से संबंध दिखाया जा सकता था। अक्सर मंदिर में पूजे जाने वाले देवता को खुले या छुपे रूप में राजा से जोड़ दिया जाता था। मंदिर सिर्फ पूजा के स्थल नहीं थे, बल्कि शिक्षा के केंद्र भी थे। राजा और धनी लोग मंदिरों को जमीन, धन और अन्य संसाधन दान करते थे ताकि उनका सही रखरखाव हो सके। धीरे धीरे मंदिर धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्रों में बदल गए। राजाओं के लिए मंदिर बनाना, उनकी मरम्मत करवाना और उनका संरक्षण करना लोकप्रियता पाने और अपनी शक्ति, समृद्धि और भक्ति दिखाने का एक प्रभावी तरीका था। ये काफी संभावना है कि विजयनगर का स्थल इसलिए चुना गया क्योंकि यहाँ पहले से ही विरूपाक्ष और पंपा देवी के महत्वपूर्ण श्राइन्स मौजूद थे। विजयनगर के राजाओं ने ये भी दावा किया कि वो विरूपाक्ष के प्रतिनिधि के रूप में शासन करते हैं। सभी राजकीय आदेश श्री विरूपाक्ष के नाम पर जारी किए जाते थे, जो आमतौर पर कन्नड़ लिपि में लिखे होते थे। अपने दैवी अधिकार को और मजबूत दिखाने के लिए शासकों ने हिंदू सुल्तान का टाइटल भी अपनाया। ये अरबी शब्द सुल्तान का संस्कृत रूप था, जिसका अर्थ होता है राजा, और इसका मतलब था हिंदू सुल्तान। जहां एक तरफ शासक पुरानी धार्मिक परंपराओं का पालन कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कुछ नए रिवाज भी शुरू किए। पहली बार राजाओं के मूर्ति रूप रॉयल पोर्ट्रेट्स मंदिरों के अंदर स्थापित किए गए। राजा के मंदिर दर्शन को राज्य के बड़े कार्यक्रम के रूप में माना जाता था, जिसमें साम्राज्य के शक्तिशाली नायक उनके साथ होते थे। ये दर्शन स्पष्ट रूप से धार्मिक उपासना और राजनीतिक अधिकार के बीच के संबंध को दिखाते थे। इस समय तक मंदिर वास्तुकला में भी नए विकास हो चुके थे। सबसे प्रभावशाली विशेषता थी बहुत बड़े रॉयल गेटवेज, जिन्हें राया गोपुरम कहा जाता था। ये गेटवेज इतने ऊंचे और भव्य होते थे कि अक्सर ये मंदिर के मुख्य गर्भगृह के शिखर से भी बड़े लगते थे। दूर से ही ये मंदिर की उपस्थिति का ऐलान कर देते थे। ये विशाल रचनाएं राजा की शक्ति का प्रतीक भी थीं, क्योंकि एक मजबूत शासक ही इतने संसाधन, कुशल कारीगर और तकनीक का इस्तेमाल कर सकता था। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण विशेषताओं में मंडप यानी खुले स्तंभों वाले हॉल और लंबी कॉरिडोर शामिल थीं, जिनके दोनों तरफ स्तंभों की कतारें होती थीं जो मंदिर परिसर के अंदर श्राइन्स के चारों ओर घूमती थीं। विरूपाक्ष मंदिर इस वास्तुकला विकास का सबसे अच्छा उदाहरण है। ये मंदिर एक ही समय में नहीं बना, बल्कि कई शताब्दियों में धीरे धीरे विकसित हुआ। अभिलेखों बताते हैं कि इसका सबसे पुराना श्राइन 9वीं या 10वीं शताब्दी का है, जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना से काफी पहले का है। साम्राज्य के स्थापित होने के बाद मंदिर परिसर का काफी विस्तार किया गया। कृष्णदेव राय ने मुख्य श्राइन के सामने बड़ा हॉल अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में बनवाया। इस हॉल के स्तंभ बहुत सुंदर नक्काशी से सजे हुए थे। माना जाता है कि उन्होंने विशाल पूर्वी गोपुरम का निर्माण भी करवाया। इन सब एडिशंस के बाद मूल केंद्रीय श्राइन पूरे मंदिर परिसर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा रह गया। विरूपाक्ष मंदिर के अलग अलग हॉल्स का अलग अलग उपयोग होता था। कुछ हॉल्स में देवताओं की मूर्तियां स्थापित की जाती थीं ताकि उनके सामने संगीत, नृत्य और नाटक जैसे विशेष प्रदर्शन हो सकें। कुछ अन्य हॉल्स देवता और देवी के दिव्य विवाह के उत्सव के लिए बने होते थे। कुछ पेविलियंस ऐसे भी थे जो त्योहारों के दौरान देवताओं की मूर्तियों को झूला झुलाने के लिए डिजाइन किए गए थे। इन सब अनुष्ठानों के लिए मुख्य छोटे गर्भगृह में स्थित मूर्ति के बजाय विशेष इमेजेस का उपयोग किया जाता था। सेक्रेड सेंटर का एक और महत्वपूर्ण मंदिर है विट्ठल मंदिर। यहाँ पूजे जाने वाले मुख्य देवता विट्ठल हैं, जो भगवान विष्णु का एक रूप हैं और जिनकी पूजा मुख्यतः महाराष्ट्र में होती है। कर्नाटक में इस देवता की उपस्थिति ये दिखाती है कि विजयनगर के शासकों में अलग अलग क्षेत्रों की धार्मिक परंपराओं को अपनाया और उन्हें मिलाकर एक साझा साम्राज्यिक संस्कृति बनाई। अन्य बड़े मंदिरों की तरह विट्ठल मंदिर में भी कई हॉल हैं और यहाँ पर एक विशेष पत्थर का श्राइन है जो रथ के आकार में बना है। ये रथ देखने में ऐसा लगता है जैसे आगे बढ़ सकता हो, जबकि ये पूरी तरह से पत्थर से तराशा गया है।
विजयनगर के मंदिर परिसरों की एक आम विशेषता थी चौड़ी रथ मार्ग। ये सड़कें मंदिर के मुख्य गोपुरम से सीधी बाहर की तरफ निकलती थीं। इन्हें पत्थर के स्लैब से बिछाया जाता था और इनके दोनों तरफ स्तंभों वाले पेविलियन बने होते थे। त्योहारों के दौरान मंदिर के रथ इन सड़कों पर चला करते थे और आम दिनों में व्यापारी इन पेविलियंस में अपनी दुकानें लगा लेते थे, जिससे ये क्षेत्र व्यापार के चहल पहल के केंद्र बन जाते थे। जैसे नायकों ने किलों के निर्माण की परंपरा को जारी रखा और उसका विस्तार किया, वैसे ही उन्होंने मंदिर निर्माण की परंपरा को भी आगे बढ़ाया। वास्तव में कुछ सबसे ऊंचे और प्रभावशाली गोपुरम केंद्रीय राजाओं के बजाय स्थानीय नायकों द्वारा बनवाए गए थे। इससे ये पता चलता है कि राजनीतिक शक्ति के विकेंद्रीकरण के बाद भी धार्मिक वास्तुकला का विकास निरंतर होता रहा। अब हम कल्पना करते हैं कि हम विजयनगरा शहर को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल हिस्ट्री के डिटेक्टिव्स की तरह अनकवर कर रहे हैं। विद्वान इस भव्य शहर को एक साथ पूरी तरह समझ नहीं पाए थे। सबसे पहले, बहुत पहले, मैकेंजी नाम के एक अधिकारी ने इन अवशेषों का प्रारंभिक सर्वे किया। बाद में इतिहासकारों ने विदेशी यात्रियों के लिखित विवरण को ध्यान से पढ़कर और पत्थरों पर उत्कीर्ण अभिलेखों का अध्ययन करके और अधिक जानकारी जोड़ी। समय के साथ खासकर 20वीं शताब्दी में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और कर्नाटका डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स ने इस स्थल की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाली। 1976 में हम्पी को आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया। इसके बाद 1980 के शुरुआती वर्षों में एक बहुत गंभीर और विस्तृत प्रोजेक्ट शुरू हुआ। इसका उद्देश्य विजयनगरा के हर संभव अवशेष का रिकॉर्ड तैयार करना था। विद्वानों ने कई आधुनिक मेथड्स का उपयोग किया और लंबी और सावधानी से सर्वेस किए। ये काम लगभग 20 साल तक चलता रहा और दुनिया के कई देशों के विशेषज्ञ मिलकर शहर के अवशेषों का अध्ययन और संरक्षण करते रहे। इस विशाल प्रयास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था शहर का मैपिंग। इतने बड़े क्षेत्र को सही तरह समझने के लिए विद्वानों ने सबसे पहले पूरे रीजन को 25 बड़े स्क्वायर्स में बांट दिया और हर स्क्वायर को इंग्लिश अल्फ़ाबेट का एक लेटर दिया गया। फिर इन बड़े स्क्वायर्स को छोटे स्क्वायर्स में तोड़ा गया और उन छोटे स्क्वायर्स को और भी बहुत छोटी सेक्शंस में बांट दिया गया। इस सावधानी भरे तरीके से विद्वानों को शहर के हर हिस्से का डिटेल में अध्ययन करने में मदद मिली। इस कठिन मेहनत के परिणाम स्वरूप हजारों संरचनाओं की पहचान और रिकॉर्डिंग की गई। इनमें छोटे श्राइन, साधारण घर, विशाल महल और भव्य मंदिर शामिल थे। सिर्फ इमारतें ही नहीं, बल्कि सड़कों के निशान, संकरी पगडंडियां और व्यस्त बाजारों के अवशेष भी खोज निकाले गए। बाजारों के अवशेष मुख्यतः पत्थर के स्तंभों के बेस और ऊंचे प्लेटफॉर्म्स मिलने से पहचाने गए। आज यही अवशेष बचे हैं जो कभी लोगों और सामान से भरे जीवंत बाजारों का हिस्सा थे। इन पत्थर के अवशेषों का अध्ययन करते समय इतिहासकार एक बहुत महत्वपूर्ण बात याद दिलाते हैं। जॉन एम फ्रिट्ज, जॉर्ज मिशेल और एमएस नागराजा राव जैसे विद्वान समझाते हैं कि हमें उन लकड़ी के हिस्सों की कल्पना करनी चाहिए जो अब मौजूद नहीं हैं। पहले के समय में इमारतों में लकड़ी के स्तंभ, बीम्स, छत, बालकनीज और टावर्स होते थे। इन लकड़ी के हिस्सों पर अक्सर प्लास्टर चढ़ाया जाता था और चमकदार रंगों से रंगाई की जाती थी। समय के साथ लकड़ी नष्ट हो गई और आज सिर्फ पत्थर बचा है। फिर भी यात्रियों द्वारा छोड़े गए विवरण हमें ये सोचने में मदद करते हैं कि शहर कभी कितना रंगीन, जीवंत और ऊर्जा से भरा हुआ था। जब विद्वान मैप्स को ध्यान से देखते हैं तो आज भी वो मंदिरों की पहचान कर सकते हैं। इसके लिए वो मजबूत बाहरी दीवारों, केंद्रीय श्राइन और अंदर की तरफ जाने वाले रास्तों को देखते हैं। बाहरी प्रवेश द्वार से आगे बढ़ते हुए व्यक्ति भव्य गेटवेज, खुले हॉल्स, लंबी स्तंभों वाली कॉरिडोर से गुजरता हुआ अंत में पवित्र केंद्रीय श्राइन तक पहुंचता था। आज भी ये पत्थर के प्लान्स हमें कल्पना करने का अवसर देते हैं कि लोग कभी इन पवित्र स्थलों में कैसे आते जाते होंगे। अब हम थोड़ा और गहरा सोचते हैं, बिल्कुल जिज्ञासु स्टूडेंट्स की तरह, जो विजयनगरा के खंडहरों के बीच धीरे धीरे चलते हुए सवाल पूछ रहे हैं। आज जो इमारतें अभी भी खड़ी हैं, हमें कई बातें बताती हैं। इनसे हम समझ सकते हैं कि अलग अलग स्पेसेस को कैसे प्लान किया गया और कैसे यूज़ किए जाते थे। मजबूत दीवारें और गेटवेज कैसे बनाई गईं, किस तरह के पत्थरों का चयन किया गया और उस समय कौन कौन सी बिल्डिंग टेक्निक्स जानी जाती थीं। उदाहरण के लिए, जब हम बहुत बड़ी बड़ी फोर्ट वॉल्स और वॉच टावर्स को देखते हैं तो हम आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शासक डिफेंस और मिलिट्री सिक्योरिटी को लेकर कितने गंभीर थे। जब हम इन इमारतों की तुलना दूसरे रीजन्स की संरचनाओं से करते हैं तो हमें ये भी समझ में आने लगता है कि आइडियाज, स्टाइल्स और कल्चरल इन्फ्लुएंसेस कैसे एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहे थे। ये इमारतें सिर्फ उपयोगी होने के लिए नहीं बनाई गई थीं, इनका उद्देश्य संदेश देना भी था।
आकार, सजावट और प्रतीकों के माध्यम से शासक और उनके पत्रोश अपनी शक्ति, भक्ति, समृद्धि और अधिकार दिखाना चाहते थे। कई नक्काशी और डिजाइन्स उस समय की संस्कृति से जुड़े प्रतीकों से भरे हुए थे। हम इनके अर्थ को तब और अच्छी तरह समझ पाते हैं जब हम इन इमारतों को किताबों, अभिलेखों, धार्मिक ग्रंथों और स्थानीय परंपराओं से मिली जानकारी के साथ जोड़कर देखते हैं।